नमस्कार, मैं हूं रवि चौहान और आप देख रहे हैं द क्राइम। 10 अगस्त 2023 की सुबह सुबह पाकिस्तान के इस्लामाबाद से ब्रिटेन पुलिस को एक कॉल जाता है। फ़ोन करने वाला शख्स रोते हुए बताता है कि वह इस समय पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बोल रहा है और उसका नाम इरफान शरीफ है। उम्र करीब 43 साल है। वो बताता है कि सरे के एक इलाके में एक घर के अंदर बेडरूम पर एक 10 साल की बच्ची की लाश पड़ी हुई है और मैंने ही उसकी हत्या की है। वह बताता है कि उस बच्ची का पिता मैं ही हूँ और इस समय पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। आप मौके पर जाकर बच्ची की लाश बरामद कर लीजिए। वह यह भी कहता है कि कुछ दिन बाद मैं खुद आपके सामने आकर सरेंडर कर दूंगा। आपको बता दें कि सरे ब्रिटिश का एक शहर है। इरफान शरीफ फ़ोन पर लगातार रोते हुए यह भी बता रहा था कि मैं अपनी बेटी को नहीं मारना चाहता था, लेकिन गुस्से में मुझसे यह गुनाह हो गया। आप जल्दी से मौके पर पहुंचकर मेरी बेटी की लाश बरामद कर लीजिए। पुलिस तसल्ली से उस शख्स की बात सुनने के बाद बताए हुए पते पर पहुंचती है तो 3 बेडरूम वाला यह घर पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। पुलिस जब घर के अंदर दाखिल होती है तो सामने एक बेड पर उसकी नज़र पड़ती है। पुलिस देखती है कि बेड के ऊपर एक सफ़ेद चादर बिछी हुई है। पुलिस जब उस चादर को हटाती है तो एक 10 साल की मासूम बच्ची की लाश मिलती है। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। पुलिस जब उस बच्ची को ध्यान से देखती है तो उसके जिस्म पर अनगिनत जख्मों के निशान नजर आते हैं। पुलिस की एक टीम फौरन बच्ची की लाश को उठाती है और इस उम्मीद में कि इसमें कोई सांस बाकी हो हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर भी आधिकारिक तौर पर बच्ची को मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस जब उस कमरे की तलाशी लेती है तो उसे कमरे से एक 3 पन्नों का नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा नाम इरफान शरीफ है और मैंने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। नोट में यह भी लिखा हुआ था कि मैं अपनी बेटी को बहुत मारता था और इस वजह से उसकी मौत हुई और अब मैं यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि मैं पुलिस के पकड़े जाने से डरता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही अपनी सज़ा भुगतने के लिए कानून के सामने हाजिर हो जाऊँगा। इसके बाद वो आगे लिखता है कि मैं ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूँ कि अपनी बेटी को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा। फिर लास्ट में लिखता है कि मेरी बेटी एक मुस्लिम है और मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से ही उसका अंतिम संस्कार किया जाए। इस लेटर को पढ़ने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करती है। इस केस में पुलिस के पास वो सब कुछ मौजूद था जो किसी केस के खुलासे के लिए चाहिए था। पुलिस के पास हत्यारे द्वारा की गई फ़ोन कॉल, बच्ची की लाश और लाश के पास से बरामद एक 3 पन्नों का नोट भी था। सब कुछ साफ था, लेकिन फिर भी पुलिस ने इस केस की तफ्तीश शुरू की। जब जांच की गई तो पता चला कि सरे के इस घर में एक पाकिस्तानी फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली के मुखिया का नाम इरफान शरीफ था। फैमिली में इरफान शरीफ के अलावा उसकी दूसरी बीवी बेनिस बतूल और उसका छोटा भाई फैसल मलिक भी रहता था। इन तीनों के अलावा इरफान शरीफ के 5 बच्चे भी थे। भरा पूरा परिवार इसी 3 बेडरूम के घर में रहा करता था। इरफान शरीफ की कहानी यह थी कि वह 2001 में पाकिस्तान से ब्रिटेन आया था। वह एक टैक्सी ड्राइवर था और ब्रिटेन में टैक्सी चलाकर ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। ब्रिटेन आने के बाद उसकी मुलाकात पोलैंड की रहने वाली ओल्गा नाम की एक लड़की से होती है। फिर दोनों में प्यार होता है और इसके बाद साल 2009 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इन्हें एक बेटा और एक बेटी पैदा होती है। उस बेटी का नाम सारा था। सारा का जन्म 11 जनवरी साल 2013 को हुआ था। शादी के कुछ समय बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन 2015 आते आते पति पत्नी के बीच
झगड़े शुरू हो गए। बात ज़्यादा बढ़ने लगी तो साल 2015 के लास्ट में इरफान शरीफ और ओल्गा दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। तलाक के बाद दोनों बच्चे कुछ समय तक अपनी मां के पास रहे, लेकिन बाद में इरफान शरीफ को दोनों बच्चों की कस्टडी मिल गई। कुछ समय बाद ओल्गा भी अपने देश वापस पोलैंड चली गई। कुछ वक्त बीता, इसके बाद इरफान शरीफ ने दूसरी शादी की। इस बार उसने पाकिस्तानी मूल की बेनिस बतूल से शादी की। बेनिस बतूल से भी उसे 3 बच्चे पैदा हुए। इरफान शरीफ का छोटा भाई फैसल भी उसी के पास रहता था। वह भी टैक्सी चलाता था। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही सारा थोड़ी बड़ी हुई, सौतेली माँ बीनस बतूल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसके द्वारा मासूम सारा के ऊपर जुल्म और सितम का सिलसिला शुरू हो गया। बीनस बतूल अक्सर झूठी शिकायत करके भी पिता इरफान शरीफ से मासूम सारा को पिटवाने लगी थी। मामूली बातों पर भी सारा को इतना पीटा जाने लगा था कि उसके शरीर पर जख्मों के निशान साफ नजर आते थे। 2023 की बात है कि स्कूल में सारा के जख्मों को देखकर टीचर ने इरफान शरीफ से बात की, लेकिन उस दिन के बाद इरफान शरीफ ने सारा का स्कूल से यह कहकर नाम कटवा दिया कि अब आगे की पढ़ाई वो अपने घर पर ही करेगी। दरअसल उसे डर था कि कहीं मारपीट के निशान देखकर स्कूल वाले पुलिस में शिकायत न कर दें और उसकी पोल पट्टी न खुल जाए। सारा को म्यूजिक और भाषण देने का शौक था, लेकिन उसकी सौतेली माँ बेनिस बतूल को ये सब चीज़ें नापसंद थी। इन चीज़ों को लेकर भी मासूम सारा को टॉर्चर किया जाता था। लगभग 2018 से शुरू हुआ मारपीट का यह सिलसिला 2023 तक चलता रहा और आखिरकार 9 अगस्त 2023 को मासूम सारा इस दर्द से आज़ाद होकर दुनिया को छोड़कर चली गई। जैसे ही सारा की मौत की खबर इस परिवार को पता चली तो पूरा परिवार घबरा गया और पुलिस से बचने के लिए इरफान शरीफ अपने परिवार को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। इसी वजह से उसने सारा की मौत के अगले दिन यानी 10 अगस्त की सुबह इस्लामाबाद से ही ब्रिटेन पुलिस को फ़ोन करके सारा की हत्या की जानकारी दी। ब्रिटेन पुलिस के सामने अब सब कुछ क्लियर हो चुका था, लेकिन पुलिस के सामने इन लोगों को गिरफ्तार करने की चुनौती थी, क्योंकि ब्रिटेन पुलिस पाकिस्तान पर इन लोगों को सौंपने का सीधा दबाव नहीं बना सकती थी। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच प्रत्यार्पण संधि नहीं है। इधर इस बीच मासूम सारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक पहुंची तो हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मासूम सारा पर हुए जुल्मों की दास्तां बयां कर रही थी। इस रिपोर्ट के हिसाब से सारा के पूरे जिस्म पर 1-2 नहीं पूरे 71 जख्मों के निशान थे और उससे भी खतरनाक बात तो यह थी कि 25 जगह से मासूम सारा के शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी। हाथ पैर से लेकर उसकी पसलियों तक में भी फ्रैक्चर हो रखे थे। इन सब जगहों की हड्डियां बुरी तरह से टूटी हुई थी। इसके अलावा उसके जिस्म को जगह जगह से प्रेस से भी जलाया गया था। रिपोर्ट देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठा। आप खुद सोच सकते हैं कि उस 10 साल की मासूम बच्ची ने कितने दर्द सहे होंगे। किसी के शरीर में कोई मामूली फ्रैक्चर आ जाए तो पूरा शरीर दर्द से कांप उठता है, लेकिन उस मासूम का तो पूरा शरीर ही फ्रैक्चर से भरा हुआ था और उसका कोई इलाज भी नहीं करा रहा था। यह सोचकर ही कलेजा कांप उठता है कि कैसे उस नन्ही सी जान ने उस दर्द को सहा होगा। उस घर से एक बैट और एक लोहे की रोड भी बरामद हुई। इन दोनों पर खून के निशान थे। देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता था कि इन दोनों चीज़ों से भी मासूम सारा पर हमला किया गया था और हो सकता है कि सारा के शरीर में जो 25 फ्रैक्चर के निशान थे वो भी शायद इसी वजह से हो रखे थे।
इस घटना के बाद ब्रिटेन में सारा के गुनाहगारों को गिरफ्तार करने की मुहिम शुरू हो गई और इत्तेफाक की बात यह रही कि 13 दिसंबर 2023 को इस्लामाबाद से दुबई होते हुए सारा के गुनाहगार एक बार फिर ब्रिटेन पहुंच रहे थे। पुलिस को इनके आने की भनक पहले से ही हो चुकी थी। जैसे ही गेटविक एयरपोर्ट पर इन लोगों का प्लेन लैंड किया, वैसे ही ब्रिटेन पुलिस प्लेन के अंदर दाखिल हो गई और इरफान शरीफ के साथ उसकी पत्नी बेनिस बतूल और इरफान के भाई फैसल मलिक को गिरफ्तार कर लिया। मेरे पीछे जो वीडियो आप देख रहे हैं यह उसी वक्त का है। इसके बाद पुलिस अपनी तरफ से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है और 8 अक्टूबर से इस केस का ट्रायल शुरू होता है। इन लोगों को बताया जाता है कि उन पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सारा का पिता इरफान शरीफ, जो अब तक कबूल कर रहा था कि उसने ही अपनी बेटी की जान ली है, अब वह साहब मुकर गया था। उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा और पूरे अक्टूबर माह ट्रायल के दौरान वो अपनी इसी बात पर अड़ा रहा। लेकिन फिर नवंबर का महीना आया तो एक बार फिर उसकी अंतरात्मा जाग उठी और एक रोज़ अचानक कोर्ट में रोते हुए उसने कबूल किया कि मैंने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। जब जज ने उससे पूछा कि अगर आपने अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया है तो यह बताइए कि उस मासूम बच्ची के शरीर पर दांत से काटने और प्रेस से जलाने के निशान भी क्या आप ही ने ही किए हैं। इस पर इरफान शरीफ ने कहा, नहीं, मैंने ये सब नहीं किया है। इतना कहकर वो खामोश हो गया। जज साहब समझ चुके थे कि यह हैवानियत सारा की सौतेली माँ बेनिस बतूल द्वारा ही की गई होगी। और आखिरकार 17 दिसंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस बच्ची पर हैवानियत और जुल्म ढाए गए हैं, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि एक माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा करे, ये सोच से परे की चीज़ है, इसलिए इनका अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है। अदालत ने इरफान शरीफ को मासूम सारा के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई और साथ यह भी शर्त लगाई कि अगले 40 साल से पहले उसे कोई पैरोल नहीं मिलेगा। कोर्ट ने इरफान शरीफ की पत्नी बेनिस बतूल को भी 30 साल की सज़ा सुनाई और उसे भी 30 सालों के बीच कोई पैरोल नहीं दिए जाने का फैसला सुनाया। अब बचा तीसरा आरोपी फैसल मलिक, जो इरफान शरीफ का छोटा भाई था। वैसे तो फैसल इस केस में सीधे शामिल नहीं था, लेकिन 29 साल के फैसल को अदालत ने यह कहते हुए दोषी माना कि फैसल की आंखों के सामने सब कुछ होता रहा, घर के अंदर मासूम सारा पर जुल्म ढाए जाते रहे, उसके जख्मों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह सब देखने के बावजूद भी फैसल ने उसकी कोई मदद नहीं की और न ही अपने भाई और भाभी को ऐसा करने से रोका। वह पुलिस को कॉल करके भी मासूम सारा पर हो रहे जुल्मों के बारे में बता सकता था, लेकिन वह जानबूझकर चुप रहा और एक मासूम हर दिन दर्द से तड़पते हुए जुल्म सहती रही। कोर्ट ने इस आरोप में फैसल को 16 साल की सज़ा सुनाई। उधर जब सारा की असली माँ को उसकी कहानी पता चली तो वो सदमे में आ गई। काफ़ी लंबे समय तक अस्पताल में उसका इलाज चला। फिर उसने कोर्ट से अपील की कि मेरी बेटी को जिन जानवरों ने मुझसे अलग किया था, मैं यह चाहती हूँ कि उन हैवानों को मौत की सज़ा मिले, तभी मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। उसने यह भी मांग की कि मेरी बेटी का अंतिम संस्कार मेरे कैथोलिक धर्म के हिसाब से किया जाए। मासूम सारा की यह कहानी ब्रिटेन से निकलकर जब पूरी दुनिया में पहुंची तो हर कोई परेशान था, क्योंकि 10 साल की उम्र ही क्या होती है। इस उम्र में तो ज़्यादातर बच्चे अपने माँ बाप से लिपट कर ही सोते हैं, लेकिन इसी नाजुक उम्र में मासूम सारा इतने जुल्म सहती रही और किसी ने उसकी मदद नहीं की, जो बेहद ही अफसोसजनक है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।